Hello everyone. Hello everyone. Good evening everybody. This is Mohit here and welcome to the test book. आरआरबी जेई 2025 2025 का नोटिफिकेशन आ चुका है, लेकिन काफी सारे स्टूडेंट्स फॉर्म भरते समय और बहुत सारे ऐसे बच्चे जो शायद कहीं ना कहीं उनको लगता है कि वो अपनी मेडिकल फिटनेस को लेकर के सही है या नहीं है। तो आप सभी के काफी सारे मैसेजेस मेरे पास कंटिन्यूअसली आ रहे थे रिलेटेड टू सर एक बार बता दीजिए कि हम मेडिकली फिट है भी या नहीं है। तो वैसे तो यार हर साल आकर के मैं बताता हूं मेडिकल फिटनेस के बारे में कि आरआरबी में किस किस पैरामीटर पर आपकी फिटनेस चेक की जाती है। बिकॉज रेलवेज की कोई भी जॉब हो, आप किसी भी जॉब को पकड़ के देख लीजिए, मेडिकल एक बहुत बड़ा इशू होता है और मेडिकली अगर आप फिट नहीं होते हैं तो आप अपना कितना भी कुछ कर लें, एट द एंड आपको रिजेक्शन ही मिलता है। अगर मैं आरआरबी के बारे में बात करता हूं तो जब आरआरबी के मेडिकल टेस्ट होते हैं तो मेडिकल टेस्ट में कुछ भी प्लस माइनस एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। यह बहुत ही रिजिडिटी के साथ मेडिकल होता है और बहुत ही अच्छे लेवल पर आपका मेडिकल टेस्ट होता है। वैसे तो 90% बच्चे जितने भी होते हैं, इवन 95% मेडिकली आउट नहीं होते हैं, लेकिन बहुत बार बच्चों को देखा गया है जो मेडिकली आउट हुए हैं लास्ट ईयर भी, जिन्होंने फॉर्म तो भर दिया था ये सोच के कि बाद में देख लेंगे, लेकिन बाद वाली बातें आती नहीं है। चलिए तो मैं आपको आज यहां पे बताऊंगा कि आरआरबी पर्टिकुलर जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए कौन सी ऐसी चीज है जिसमें मेडिकली बहुत रिजिड है और कौन सी ऐसी चीज है जिसमें आप लोगों को थोड़ी बहुत रियायत दे दी जाएगी कि हाँ चलो ठीक है भाई, अभी नहीं तो एक दो दिन बाद वापस से टेस्ट करवा लेना। इस तरीके की भी चीजें देखने को मिलती, बट कहां और कहां नहीं। चलिए तो रेलवेज के कुछ पहले तो मेडिकल टेस्ट समझते हैं। अब जैसा कि आपको ये बात पता है कि अगर मैं आरआरबी के मेडिकल टेस्ट की बात करता हूं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर आपकी आंखें। आंखें वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको अपना भी अगर मैं बताऊं तो साल 2015 के अंदर में जूनियर इंजीनियर और सीनियर सेक्शन इंजीनियर दोनों में सिलेक्टेड था, बट अनफॉर्चुनेटली मैं सीनियर सेक्शन इंजीनियर के लिए मेडिकली फिट नहीं हूं। जो डिपार्टमेंट मुझे मिला था उसके अकॉर्डिंग जूनियर इंजीनियर में मैं बहुत हद तक फिट हूं, क्लियर, लेकिन अगर मैं अपनी आंखों के बारे में बोलता हूं तो मैं सीनियर सेक्शन इंजीनियर के लिए उतना मेडिकली फिट नहीं हूं, क्योंकि मैं शायद उन क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता हूं अपनी आंखों की वजह से। चलिए तो जरा समझते हैं, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, बहुत ही प्यारी और बहुत ही क्रिस्प फॉर्म में मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले अगर मैं रेलवे की बात करता हूं तो मेडिकल स्टैंडर्ड में रेलवे बोलता है हम 4 कैटेगरीज के अंदर जूनियर इंजीनियर की पोस्ट निकालते हैं। पहली होती है A3, दूसरी होती है B1, तीसरी होती है B2 और होती है C1। अब अगर आपको अभी तक कोई चश्मा नहीं लगा है तो आप यकीन मानिए आप चारों ही कैटेगरी में फिट हैं, मतलब आप रेलवे के हर डिपार्टमेंट के अंदर एलिजिबल है, एवरी डिपार्टमेंट। लेकिन अगर आपकी आंखें, आप बोलते हो कि भाई मेरी आंखों का नंबर, चश्मे का नंबर जो है वो चश्मा लगा है लेकिन 2 डायप्टर के नीचे है, आपकी आंखों का लेंस जो आपका लगा है, चश्मा जो आप पहनते हो वो 2 डायप्टर के अगर नीचे पहनते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप A3 कैटेगरी में भी फिट माने जाएंगे। लेकिन अगर आपकी आंखों का नंबर 2 डायप्टर से ऊपर चला जाता है, राइट, तो आप A3 कैटेगरी से तुरंत बाहर हो जाते हैं। इसी के साथ साथ नंबर के साथ एक और चीज होती है जो मोस्टली बहुत लोगों को नहीं पता होती है, और इसको बोलते हैं VA यानी कि विजन एक्चुएटी। विजन एक्चुएटी आपकी जो दूर की दृष्टि है आपकी वो 6/9 6/9 के बराबर ही होनी चाहिए, उससे कोई बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत डिविएशन नहीं होना चाहिए। और अगर आपको पास का चश्मा लगा है तो वो 0.6 से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। इसी के साथ साथ आपको कलर विजन यानी कि आप कलर ब्लाइंडनेस आपको नहीं होनी चाहिए, आपको बाइनोक्यूलर विजन नहीं होना चाहिए, नाइट विजन और मेसोपिक विजन चारों ही आपकी कैटेगरी में आपको नहीं आना चाहिए। बहुत ही कम बच्चे ऐसे होते हैं जैसे कलर ब्लाइंडनेस या बाइनोक्यूलर विजन होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर कि ये एग्जैक्टली होता क्या है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्हें शायद अभी तक पता नहीं है, तो एटलीस्ट एक बार टेस्ट जरूर करा लीजिएगा, तभी आप अपने सपने को देखिएगा आरआरबी जेईई में जाने के लिए। फिर मान लीजिए अगर कोई ऐसा बच्चा जिसका चश्मे का नंबर 2 से ज्यादा है तो वो कितना भी हो सकता है। तो अब हम चलते हैं बाकी कैटेगरीज में, जैसे B1। तो B1 के लिए बोला जाता है कि भाई चश्मे का नंबर आपका 4 डायप्टर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 4 तक कंसिडर्ड है। इसके अलावा B2 कैटेगरी में भी आपको बोला जाता है कि आपका चश्मे का नंबर 4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यहां पर भी आपको बोला जाता है। लेकिन B2 कैटेगरी में वो ये भी बोलते हैं कि कलर ब्लाइंडनेस होगा, चल जाएगा, मैसोपिक विजन हो जाएगा, चल जाएगा, इवन नाइट ब्लाइंडनेस भी ये चला लेंगे, लेकिन इनका ये कहना है कि बाइनोक्यूलर विजन नहीं होना चाहिए। मतलब बहुत सारे बच्चों का ये कहना होता है कि सर क्या मैं कलर ब्लाइंडनेस हूं, मैं आरआरबी में एलिजिबल हूं? यस, आप एलिजिबल हैं B2 कैटेगरी के अंदर। आप A3 के डिपार्टमेंट्स में नहीं है, आप B4 B1 में भी नहीं है, लेकिन आप B2 में एलिजिबल हैं। सर अगर मुझे नाइट ब्लाइंडनेस है तो मैं एलिजिबल हूं? यस। आप मेसोपिक ब्लाइंडनेस है तो मैं एलिजिबल हूं? यस, आप एलिजिबल है। अब आता है C1। सर मुझे तो बाइनोक्यूलर विजन भी है तो भी आप एलिजिबल हैं C1 कैटेगरी में। सर मेरे चश्मे का नंबर तो बहुत ज्यादा है, 4 से भी ज्यादा चला गया, कोई दिक्कत नहीं है, अगर लेंस लगाने के बाद वो करेक्टेड है तो आप C1 कैटेगरी में एलिजिबल होते हैं। और यहां पर आपका डिस्टेंस विजन 6/8 6/18 चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, चश्मे का नंबर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर लेंस लगाने के बाद या चश्मा पहनने के बाद आप सही देख पा रहे हो तो आप C1 कैटेगरी के अंदर आ जाते हो। तो अल्टीमेटली मेरा स्टेटमेंट ये है
कि क्या चश्मे वाले बच्चे एलिजिबल हैं? यस, चश्मे वाले मोस्टली बच्चे सब C1 और B2 के अंदर एलिजिबल होते हैं। A3 थोड़ी अलग हो जाती है, जैसे TRD TRS डिपार्टमेंट, यहां पर भाई इनका ये कहना है कि आपका चश्मे का नंबर 2 डायोप्टर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और मुझे लगता है जिन बच्चों को चश्मा लगता है उनका आधा 1 1.5 तो बाय डिफॉल्ट रहता ही रहता है, बट अगर 2 से ज्यादा है तो आप A3 कैटेगरी में नहीं आते। जैसे कि मैं माई सेल्फ, मेरा नंबर 2.25 है, एक आंख का और एक आंख का 2 है, तो मैं इस कैटेगरी से बाहर हूं, बाकी मैं इन तीनों कैटेगरी के अंदर एलिजिबल हूं। अब आती है इसके बाद की बात, सर ये होता क्या है? डिस्टेंस विजन टेस्ट, जिसको विजन एक्चुएटी बोला जाता है। तो आपके सामने ये इस तरीके का एक डिब्बा लगा रहता है जिसमें आपको पढ़ा जाता है। अगर आप नीचे की लाइन पढ़ पाते हो, इसका मतलब ये है कि आपकी आंखें एकदम परफेक्ट है 6/6। अगर आप सेकंड लाइन नहीं पढ़ पाते नीचे की, तो आपका 6/9 विजन होता है। अगर आप थर्ड नहीं पढ़ पाते तो 6/12 होता है, और चौथी नहीं पढ़ पाते तो 6/18 होता है, पांचवी नहीं पढ़ पाते 6/24 होता है। अगर रेलवे में आप ये दोनों लाइन नहीं पढ़ पा रहे हो बिना चश्मे के, क्लियर, तो आप C1 कैटेगरी में हो। क्लियर, आप ये नहीं पढ़ पा रहे हो, आप इतना ही पढ़ पा रहे हो, देन यू आर अंडर द कैटेगरी ऑफ C1, राइट। अदरवाइज अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ पा रहे हो तो भाई फिर तो मुश्किल है कि आपको रेलवेज आगे मेडिकल टेस्ट में पास करेगा। नाउ इसके बाद आती है बाइनोक्यूलर विजन। क्या होता है बाइनोक्यूलर विजन? हमारे कुछ इस तरीके के होते हैं, जहां पर हमारे पास होता है स्ट्रेबिस्मस, देन हमारे पास होता है वर्जिनस एंड एम्ब्राइलोपिया। 6 तरीके के बाइनोक्यूलर विजन होते हैं। मतलब हमारी आंखें, हम देख कहां रहे हैं और हमारी आंखों की डायरेक्शन जा कहां रही है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी आंखें जो है वो एकदम क्लोजली वॉच करती है लाइक दिस, या फिर मान लीजिए उनकी आंखें एकदम स्लांटिंग फॉर्म में बनाती है, कन्वर्जिंग इनसफिशिएंसी होती है, या मान लीजिए उनकी आंखों में रिफ्रैक्टिवनेस है, या मान लीजिए उनकी आंखें इस तरीके की हैं, या आप उनकी आंखें इस तरीके की भाई एक आंख आपकी यहां देखने की कोशिश कर रही है और एक आंख आपकी यहां देखने की कोशिश कर रही है, या फिर आपकी आंखें जो है वो एक आंख आपकी यहां देख रही है और एक आंख आपकी यहां देख रही है। ये सब बाइनोक्यूलर विजन के पार्ट होते हैं। और बाइनोक्यूलर विजन जो है वो एक ऐसा विजन है जो शायद करेक्ट नहीं होता है, तो इसलिए रेलवे बोलता है कि हम भाई ऐसे कैंडिडेट्स जिनको बाइनोक्यूलर विजन है वो भी एलिजिबल हैं, लेकिन वो C1 कैटेगरी के डिपार्टमेंट्स में है, A3, B1 और B2 में नहीं है। मतलब मेरा पॉइंट ये है कि क्या सर मैं आरआरबी में एलिजिबल ही नहीं हूं? भाई आप एलिजिबल हो, लेकिन आप सारे डिपार्टमेंट में नहीं हो, कुछ कुछ में आप एलिजिबल हो। तो आप अपनी जब पोस्ट प्रेफरेंस भरें तो ऐसा मत भर देना कि आपने पता चला उस डिपार्टमेंट को पहले भर दिया जिसमें आप एलिजिबल ही नहीं थे। आप उन्हीं डिपार्टमेंट्स को पहले भरें जिसमें आप एलिजिबल हैं। जो डिपार्टमेंट्स में आप एलिजिबल नहीं या तो उनको भरे ही ना, क्योंकि वो मिल भी जाएगा तो कोई काम का नहीं है, राइट। और अगर भर भी देते तो उनको एटलीस्ट लास्ट में भरो, ताकि कल को आपको ये तो रहे कि अगर आपके अच्छे मार्क्स आ गए तो आपको वही डिपार्टमेंट मिलेगा जिसमें आप एलिजिबल हो। इसके बाद होता है कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट। कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट जो है ये बचपन से ही ये डेफिशिएंसी होती है इंसान के अंदर कि उसको कलर्स प्रॉपर समझ में नहीं आते। तो इस तरीके का ये स्ट्रक्चर होता है जहां पे आपको बोला जाता है कि भैया बताइए इसके अंदर क्या क्या नंबर लिखे हुए हैं। जैसे आपको, अगर मुझे नहीं पता आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, मुझे दिख रहा है भाई इसमें 12 लिखा है, इसमें 8 लिखा है, इसमें 6 लिखा है, इस तरीके से आपको दिख रहा है। तो इस तरीके से आपसे पढ़वाया जाता है कि भाई आपको कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है। देन इसके बाद आता है नियर विजन। नियर विजन का मतलब होता है जिसको पास का नहीं दिखना। तो मोस्टली आप जितने भी बच्चे पेपर देने जाते हो सभी को पास का तो दिखता ही दिखता है। पास की जो दिक्कत आती है वो बहुत ज्यादा एज के बाद आती है, अराउंड 45-50 के ऊपर, राइट। आजकल 40 के ऊपर भी देखने को मिलने लगी है। तो मेजॉरिटी स्टूडेंट जितनी भी तैयारी कर रहे हैं वो 40 के नीचे ही है। इस वजह से ये वाले टेस्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से इसको पास कर लोगे। देन आते हैं आपके डायबिटीज। अब डायबिटीज की भी एक लिमिट है, क्लियर। जैसे आपका HB1AC टेस्ट किया जाता है, या मैं आपको बात करता हूं तो शुगर फास्टिंग टेस्ट किया जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी डायबिटीज बहुत ज्यादा बड़ी हुई है। एक मार्जिनल अगर आपकी डायबिटीज बाउंड्री के आसपास है तो आपको बोला जाता है, कंसल्ट करने को बोला जाता है कि 15 डेज बाद आप चेक करवाइएगा। बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं इसको आगे प्लस माइनस करने के, लेकिन अगर आपकी बहुत ज्यादा बड़ी होगी तो आप 15 दिन में भी कुछ नहीं कर पाओगे। तो यहां पर एक इशू क्रिएट हो सकता है। इसी के तरीके से होता है चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे मेनली इसलिए किया जाता है कि कहीं आपके चेस्ट में, फेफड़ों में, लंग्स में बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, हाँ, इसके अंदर आपका कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। अब आप देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम जो ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, मैं खुलेआम ही बोलूंगा, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं तैयारी के दौरान जो स्मोक करना स्टार्ट कर देते हैं। अब जब आप स्मोक करते हो तो बाय डिफॉल्ट आपके लंग्स जो है वो चेस्ट के एक्सरे में आपको दिख जाएगा, राइट। अब उसको आप रिमूव भी नहीं कर सकते, जो है वो है, राइट। तो क्या ऐसे स्टूडेंट्स बाहर हो जाएंगे? नहीं भाई, आप बाहर नहीं होगे। आपके चेस्ट हल्के फुल्के इन्फेक्टेड हो सकते हैं, उससे आपको बाहर नहीं करेंगे, बट वो टेस्ट जरूर करेंगे, कहीं कोई मेजर कंसर्न तो नहीं है। इसके अलावा आता है हाइड्रोसिल टेस्ट। इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, अगर ये आपको है तो दैट डजंट मैटर। यहां पर हमको ये बेसिकली देखा जाता है टेस्टिस के साइज को लेकर के इस तरीके के टेस्ट भी किए जाते हैं। देन इसके अलावा अगर हम बात करते हैं पाइल्स टेस्ट किए जाते हैं, या मैं बात करता हूं ब्लड प्रेशर। अच्छा, ब्लड प्रेशर की भी अगर मैं बात करता हूं, अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा शूटेड है, सपोज मान लीजिए आपका ब्लड प्रेशर हम सबको पता है 120-80 होना चाहिए, बट अगर आप मान लीजिए टेस्ट कराने गए तो 130-135 भी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज इतना तो इंसान सोचते सोचते में ही हो जाता है आज की डेट में। 140 तक भी आता है तो दे विल कंसिडर, क्योंकि
कि यार कोई दिक्कत नहीं है भाई, हो सकता है क्यूरियस हो गया होगा, राइट, है ना, इस तरीके की दिक्कत आ गई होगी। या मान लीजिए किसी का वजन ज्यादा है तो वो मेनली बाय डिफॉल्ट ही आज की डेट में 135 140 तक बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन पॉइंट ये आती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है आपका बीपी जो है वो हमेशा 156 158 170 180 के आसपास रहता है, ये चीज यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा इस तरीके के और कुछ जेन्युइन टेस्ट, जैसे यूरिन टेस्ट होता है, यूरिन में कोई इंफेक्शन तो नहीं है, इस तरीके के सारे टेस्ट किए जाते हैं। मेनली ये सारे टेस्ट तो कंसिडरेबल हैं, बट एक आंख बहुत इंपॉर्टेंट है रेलवेज के लिए, और आंख के केस में रेलवे बिल्कुल भी प्लस माइनस नहीं करता। अगर हमारा नंबर 2.25 है और हम 2 के हैं तो भाई यहां पे कंसिडरेबल नहीं होगा, और ना ही हम आंखों को 10-15 दिन में सही कर सकते हैं। तो इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए, उसके बाद आप अपने फॉर्म को भरें और उसी के बाद आप अपनी चीजों को एग्जीक्यूट करें, राइट। ये आपको मैं बताना चाहता था इस पूरी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। अब आती है बात उन बच्चों की जिनका नंबर बहुत ज्यादा है और वो चाहते हैं रेलवे में काम करना। तो क्या रेलवे में लेसिक सर्जरी अलाउड है? यस, रेलवे के अंदर लेसिक सर्जरी अलाउड है, लेकिन रेलवे ये बोलता है कि अगर आप लेसिक सर्जरी करा रहे हो तो आप ऐसे मत करा के आना कि आज आपका सिलेक्शन हो जाता है, कल आपका डीवी और आज आप लेसिक सर्जरी करा के आ रहे हो, ऐसे मत आना भाई, भगा देंगे वरना। क्यों? कारण है, रेलवे बोलता है कि आप जब डीवी कराने आए तो आपकी लेसिक सर्जरी कम से कम 8-9 महीने साल भर पुरानी होनी चाहिए, मतलब आप आज लेसिक सर्जरी कराओगे तब जाके आपको वो बेनिफिट मिलेगा। सर लेसिक सर्जरी के कुछ डिसएडवांटेज है? कोई डिसएडवांटेज नहीं, दुनिया करा के घूम रही है, तो अगर आपको लगता है कि आपको नीड है, गो विथ इट, उससे सच कोई दिक्कत आपकी आंखों पे नहीं पड़ेगा, ये मैं आपको बता देता हूं। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, हमारी मेडिकल साइंस ही बोलती है कि कोई दिक्कत नहीं है, तभी तो इतने सारे प्रैक्टिशनर है उनको करने के लिए बोल दिया गया है ना। तो अब ये तो वही जानते हैं, और अगर रेलवे बोल रहा अलाउड है तो रेलवे भी स्मार्ट को मानता है कि हाँ ठीक है भाई करा के आओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो अगर जिन बच्चों को लगता है उनको लेसिक के थ्रू जाना है तो वो अपना जा सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट योर टेस्ट। ये एक मैंने जनरल टेस्ट बता दिया, 2-4 टेस्ट और इसी के आसपास होते हैं, बट वो बहुत ही नॉर्मल होते हैं, सच कोई दिक्कत नहीं है। फ्लैट फुटिंग भी होती है ठीक है, लास्ट ईयर एक बच्चे को फ्लैट फुटिंग की वजह से बाहर कर दिया गया था, रेलवे के क्लॉज में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको एक नया केस दिखा तो इस वजह से बाहर कर दिया गया। तो कुछ अनवांटेड चीज कभी कोई एक आध बच्चे में ऐसी आ जाए तो आ जाए, राइट, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम इस सच कोई दिक्कत नहीं होती है। बट हाँ, ये सारे टेस्ट आपको गो थ्रू करके जाना ही है। कोई मेजर कंसर्न अगर आपको है, कभी मान लीजिए कोई एक बच्चा मैंने ऐसा भी देखा जिसकी बाईपास सर्जरी हो चुकी है, ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मैं बोलूंगा अवॉइड करिए रेलवे, दिस इज नॉट फॉर यू। आप बाकी एग्जाम्स को ट्राई करें जहां पे इस तरीके की कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको रेगुलर बेसिस पे सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहता हूं, और रिसेंटली आपको बताना चाहूंगा कि हमने भाई आरआरबी के लिए गारंटेड सिलेक्शन प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसकी प्राइस हमने आज बहुत ही कम कर दी है, और ये प्राइस आपकी सिर्फ और सिर्फ, अच्छा आरआरबी जेईई का जो जीएसपी प्रोग्राम है सभी ब्रांचेस के लिए, अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता तो हम ये पूरी फीस रिफंड कर देते हैं, और आप इसको आराम से 2099 में 3 EMI पे करके आराम से ले सकते हैं। मैं बता भी दूंगा कैसे आपको ये लेना है, आपको इसमें क्या क्या मिलेगा। साथ ही साथ में आज हमने अपने एई जेईई का सब्सक्रिप्शन, जिसके अंदर आपका आरआरबी जेईई का बैच है, उसकी प्राइस सिर्फ 2234 कर दी है विथ 1 EMI, और आप यहां पर इसको 24 महीने के लिए ले सकते हैं। मतलब आज 12 महीने में 12 महीने एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है, मतलब 24 महीने के लिए पूरा टेक्स्ट बुक का एई जेईई इंजीनियरिंग का सब्सक्रिप्शन आपके पास रहेगा। 24 महीने के अंदर जितने भी एग्जाम्स आएंगे सबके लाइव रिकॉर्डेड टेक नॉन टेक के बैचेस आपको मिलते रहेंगे, आपको लाइफ लॉन्ग कुछ नहीं लेना पड़ेगा 24 महीने तक। अब इसको अवेल करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, एक तो आप इस नंबर पे कंसल्ट भी कर सकते हैं, दूसरा आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आ जाइएगा, जिस वीडियो को अभी आप देख रहे हो, और जैसे आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आ जाओगे आपको आरआरबी जीएसपी की यहां पर लिंक मिल जाएगी। आरआरबी जीएसपी, सपोज आपकी कोई भी ब्रांच है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ईसी, मान लीजिए आपकी इलेक्ट्रिकल ब्रांच है, आप इलेक्ट्रिकल पे क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच पे क्लिक करोगे ये पूरा जीएसपी आपको खुल जाएगा। यहाँ पे हम आपको 6 बुक्स प्रोवाइड कर रहे हैं जो आपको आपके घर पे पहुंचाई जाएंगी, टेक नॉन टेक दोनों की। ऑफलाइन टेस्ट सीरीज आपके लिए अवेलेबल है, फॉर्मूला चार्ट अवेलेबल है, मेंटरशिप सेशन अवेलेबल है, डेडिकेटेड आपके लिए टेलीग्राम चैनल है, और हजारों बच्चे ऑलरेडी अपनी तैयारी इसके अंदर करना चालू कर चुके हैं, और इसके सिलेक्शन की गारंटी आपकी मैं लेता हूं। फ्री कंटेंट भी आप जाकर के अज्यूम कर सकते हो, फ्री कंटेंट भी यहां पर अवेलेबल है, हर एक चीज यहां पर आपके लिए बहुत ही प्यारे तरीके से अवेलेबल है। और साथ ही साथ में आरआरबी जेईई की टेस्ट सीरीज हमने ऑलरेडी लॉन्च कर दी है, जहां पे 66,000 बच्चे ऑलरेडी अपनी तैयारी करना चालू कर चुके हैं, दैट इज 66.2,000%। अब इसको अवेल करने के लिए कुछ नहीं, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, इसको अवेल करने के लिए आपको करना कुछ नहीं, आप ईएमआई पे आराम से लीजिए, और इसके लिए आपको एक टेक्स्ट बुक का यूनिवर्सल कोड जरूर लगाना है, और टेक्स्ट बुक का यूनिवर्सल कूपन कोड है मोहित के, तो इसको जरूर लगाइएगा। और अगर आपको लगता है कि सर मुझे आपसे कुछ पर्सनली पे बात करनी है जो शायद आप इस वीडियो के अंदर नहीं बोल पाए, आप कमेंट कर सकते हो, और साथ ही साथ में आप मुझसे टेलीग्राम पे भी डिस्कशन कर सकते हो। आपको लगता है कमेंट करना पब्लिकल हो जाएगा तो आप मुझसे टेलीग्राम पे रीच आउट कर लीजिए। जैसा भी आपको लगता है आप मुझसे मेडिकल के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई मैं खुद आरआरबी जेईई के मेडिकल करवा के बैठा हूं, और लास्ट ईयर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके मेडिकल की रिपोर्ट्स भी है भाई, मैं सारी चीजें बता दूंगा, आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए गाइस, तो इसी तरीके से मिलते हैं। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू।